आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है और 1 नंबर 2 नंबर यही क्वेश्चन का डिजाइन रहता है। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए आप एक बार याद कीजिए, आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसको जरा सा आप समझिए कि आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई वायर है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस फील्ड लाइन पे आप छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि बी डॉट डी एल, और इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं ओवर द इंटायर लूप, तो दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो मैक्सवेल ने इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ इनकंसिस्टेंट है, दैट इज़ यह कंटिन्यूटी शो नहीं करता है। तो कहाँ पे नहीं करता है? तो सिंपली इस बात को थोड़ा सा समझिए कि कहा कि मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में ये 2 प्लेट हैं और इसको हम लोग किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो जब एसी सोर्स से इसको आप कनेक्ट करेंगे तो इधर तो करंट फ्लो कर रहा है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट में कहीं भी हम अगर एक वायर को इनक्लोज करते हुए कोई एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो हर जगह आप जब बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये कितना होगा? म्यू नॉट आई। अगर आपके पास कोई डीसी सोर्स हो और उसको आप कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए, और अगर यह कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो जब ये फुल्ली चार्ज है तो इस सर्किट में करंट चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं। तो आप अगर एक लूप यहाँ पे ले लें और कहें बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि करंट 0 है। इधर भी आप ले लेंगे तो बी डॉट डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो 0, बीच में भी करंट 0 है। तो इस सर्किट में भी आप देखिए कि हर जगह बी डॉट डी एल का वैल्यू सेम आता है, इसमें भी हर जगह सेम आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें कैपेसिटर अनचार्ज है, कैपेसिटर क्या हो रहा है? अनचार्ज है, और ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, किसी डीसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इस पार्ट में तो चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बी डॉट डी एल निकालें इंटीग्रेशन, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट आई। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आप जानते हैं कि यह डीसी सोर्स के लिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर हम बी डॉट डी एल निकालेंगे, चूँकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहीं पे मैक्सवेल का ध्यान इस पे गया कि अब देखिए कि हम यहाँ पे 2 लूप ले रहे हैं, एक प्लेट के जस्ट राइट और एक प्लेट के जस्ट लेफ्ट, यानी दोनों लूप एक दूसरे के बहुत क्लोज है। एक लूप के लिए बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर लूप आता है म्यू नॉट आई, और दूसरे के लिए 0। तो कहा कि इस तरह का जो सर्किट है, इस सर्किट में एम्पियर सर्किटल लॉ कंटिन्यूटी को शो नहीं करता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड B इज रिलेटेड टू स्टेडी करंट I एज B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैक्सवेल in year 1864 showed that this relation is logically inconsistent। किसके लिए? तो आपको कह रहा है कि कंसीडर a parallel plate capacitor having plates P and Q charged with battery. During the time charging is taking place, a current I flows through the conducting wires which changes with time। कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए, एक सर्किट लीजिए, इसमें देखिए कि एक कैपेसिटर का ये दोनों प्लेट है P and Q, और इसको आप चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, इसको इस पे चार्ज आके स्टोर हो रहा है, कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अब कहता है कि आप यहाँ पे 2 लूप कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर 2 लूप्स C1 एंड C2 पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
एक C1 देखिए इस प्लेट के हम लोग इस साइड लिए और एक C2 दोनों प्लेट के बीच में लिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर लूप C1 गिव्स B डॉट DL इंटीग्रेशन फॉर द लूप C1 इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। और यही चीज़ अगर हम सेकेंड वाले लूप C2 के लिए लें तो एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर लूप C2 गिव्स B डॉट DL इंटीग्रेशन फॉर लूप C2 इक्वल टू 0। यही बात अभी हम लोग कर रहे थे कि इस बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो C2 लूप के लिए B डॉट DL का वैल्यू क्या होगा, यानी जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 0। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, सिंस C1 and C2 are very close to each other, the ampere circuital law will be consistent only when B dot DL इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप C1 और B डॉट DL इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप C2 इक्वल हो जाए। क्योंकि एक ही सर्किट में दो लूप है, एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो दोनों लूप के लिए B डॉट DL का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। और अगर यह इक्वल होता तब आप कहते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है। लेकिन चूंकि यह दोनों के लिए अलग अलग है तो कहा गया कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये कंटिन्यूटी को शो, कंसिस्टेंसी को शो नहीं करता है। तो इसी बेसिस पे मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया डेवलप किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे है आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने कहा कि ये कंसिस्टेंट एम्पियर सर्किटल लॉ कब होगा, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच एक करंट फ्लो करेगा। तो उसके लिए भी जब आप B डॉट DL निकालेंगे लूप लेके तो आप कहेंगे वो भी कितना होगा, तो म्यू नॉट आई। तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो मैक्सवेल ने कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हैं, जानते हैं कि जब किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड होता है। तो मैक्सवेल ने कहा कि सिंस देयर इज ए सिमेट्री इन नेचर, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से भी करंट फ्लो करेगा, कर सकता है। तो कहा कि जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट को आप देखेंगे, जब वो चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे उस पर चार्ज जो स्टोर होता है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज करेगा यानी जब ये चेंज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक करंट इंड्यूस्ड होगा। तो यही बात देखिए यहाँ मेंशन किए हैं। मैक्सवेल प्रेडिक्टेड दैट द एम्पियर सर्किटल लॉ विल बी कंसिस्टेंट इफ ए करंट विल फ्लो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इट मीन्स ए चार्जिंग सर्किट गिव्स ए चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड gives rise to a current, sorry, changing. It means a changing electric field gives rise to a current which produces the same magnetic field as the conduction current can produce. यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी एक क्या करेगा, मैग्नेटिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसका वैल्यू वही होगा जो किसी कंडक्शन करंट से होता है। और दिस करंट क्या लिखे है, it means a changing electric field gives rise to a current which produces the same magnetic field as a conduction current can produce. This current is known as displacement current. इसी करंट को क्या नाम दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये तो समझने के लिए हम लोग बात किए कि सिमेट्री नेचर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी करंट फ्लो करेगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफिनेशन इसका देखिए, इसको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इन टू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज करने से जो करंट इंड्यूस्ड होता है, जो करंट फ्लो करता है, उसी करंट को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट करंट का एक इक्वेशन दिया गया, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये डी फाई ई क्या है, तो आप कहेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और इसी बेसिस पे दिस आइडिया लेड मैक्सवेल टू मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ।
तो मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ चूंकि इनकंसिस्टेंट है और कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच भी एक करंट फ्लो करता है, इस बेसिस पे उसने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया, जिसको हम एक नया नाम देते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यह क्या कहता है? तो कहता है कि ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। स्टेटमेंट याद रखना है, कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो किसी भी लूप के लिए बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना? तो म्यू नॉट आई कंडक्शन करंट प्लस आई डी, या आप कह सकते हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई और आई डी का ये वैल्यू रख दीजिए। और इसी लॉ को अब कहा गया इट इज नाउ कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ कहिए या इसी को क्या कहा गया? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो इस बेसिस पे हम लोग कंटिन्यूटी को शो कर सकते हैं। कैसे? तो आप कहेंगे कि फॉर लूप C1 लूप के लिए आप देखिए कि कंडक्शन करंट है लेकिन उस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, दैट इज आई डी इक्वल टू 0। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट क्या करें? आई प्लस आई डी, तो आई डी 0 है तो आप कहेंगे म्यू नॉट आई। वही इक्वेशन है जो एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा था। अब फॉर लूप C2 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देयर इज नो कंडक्शन करंट बट ओनली द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आप कहेंगे कि कंडक्शन करंट 0, तो आप कहेंगे बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन फॉर लूप C2 इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। अब ये भी 0 नहीं हो, क्या हो गया? म्यू नॉट आई डी। तो अब आप कहेंगे कि चलिए ये तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें आप कह सकते हैं कि कंडक्शन करंट इसमें है म्यू नॉट आई और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट है म्यू नॉट आई डी। अब यह इक्वल कब होगा दोनों? जब आई आई डी के इक्वल होगा। तो मैक्सवेल ने इस चीज़ को बताया कि जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एक्चुअली इक्वल ही होता है। तो टू प्रूव आई डी इक्वल टू आई, तो आई डी इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी और फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू ए। अब आप कहेंगे कि ए जो है ये तो कांस्टेंट है एरिया, तो ए को बाहर कर लीजिए, ये एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। अब हो गया डी ई बाई डी टी। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी, ई के जगह पे क्या रखे? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ए एप्सिलॉन नॉट को फिर बाहर कर लिए तो यहाँ बच गया डी क्यू बाई डी टी। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, क्या हो गया? डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी ही तो कंडक्शन करंट आई है। आपको क्या कहेंगे? आई डी इक्वल टू आई। तो इस तरह से आप कहेंगे कि मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया और उस बेसिस पे आप कहते हैं कि एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट का इसमें कंसेप्ट ऐड हुआ और अब आप एम्पियर सर्किटल लॉ को कह सकते हैं ये क्या है? मॉडिफाइड है। तो इससे देखिए कि एक नई बात क्या मिली कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक नया यहाँ पे डिस्कवरी हुआ। अब आगे देखें, इसी बेसिस पे हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, मैक्सवेल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए जिन इक्वेशंस का यूज किया उसको कहा गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। हालांकि इसमें ये अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया इक्वेशन है, इसमें एक ही इक्वेशन है जो एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया गया। तो 4 इक्वेशंस which are used by Maxwell to explain the electromagnetic to explain electromagnetic wave are called Maxwell's 4 field equation। ये इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, जिसको कहा गया 4 फील्ड इक्वेशन। जैसे पहला है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप जान रहे हैं ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस इक्वल टू 0। फिर आप पढ़े हैं फैराडेज लॉज ऑफ ई एम आई, ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और चौथा है एम्पियर मैक्सवेल लॉ,
ये क्या है, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर लूप इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। यही 4 इक्वेशन ऐसे जानकारी के लिए है, इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल्स फोर फील्ड इक्वेशन। उसके बाद देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो आप पढ़े होंगे क्लास 11 सब में थोड़ा बहुत कि एक ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं हो, ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में तो है ही, जैसे आप कहते हैं कि सन से जो आपको लाइट मिलता है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे है, इसको हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नेचर में तो जो है वो तो है ही, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करने के बारे में हम लोग सोचे, फिर उसको कहीं रिसीव किया जाता है, और इस बेसिस पे आप देखिए अभी के समय में जो हमारा कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है इतना, और आगे भी होगा, वो क्या है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका प्रोपोगेशन इसी से पॉसिबल है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि फराडे एक्सपेरिमेंट से हम जानते हैं कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है दैट इज चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगा और वो भी चेंज करेगा। तो मैक्सवेल ने कहा कि सिंस देयर इज ए सिमेट्री इन नेचर, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसी बेसिस पे आप डिस्प्लेसमेंट करंट भी देखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो उसके कारण एक करंट फ्लो करेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यही बात कहा गया। तो फराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंटल स्टडी of electromagnetic induction concluded that a magnetic field changing with time at a point produces an electric field at that point। और मैक्सवेल ने उसमें क्या फिर जोड़ा, मैक्सवेल इन ईयर 1865 फ्रॉम हिज थ्योरेटिकल स्टडी पॉइंटेड आउट सिंस देर इज ए ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, नेचर को सिमेट्री पसंद है, बराबरी पसंद है, therefore an electric field changing with time at a point produces a magnetic field there। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सिमेट्री ऑफ नेचर है। तो मैक्सवेल का ये क्या है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब हुआ कि एक फील्ड अगर किसी रीजन में चेंज होगा तो वहाँ निश्चित तौर पे दूसरा फील्ड प्रेजेंट होगा। तो इट मीन्स ए चेंज इन आइदर फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेस द अदर फील्ड। एक फील्ड अगर चेंज होगा तो वो दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। दिस आइडिया लेड मैक्सवेल टू कंक्लूड दैट द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर leads to a production of electromagnetic disturbances in space। क्या कहा कि अगर दोनों तरह का फील्ड किसी रीजन में चेंज होगा तो उसके कारण स्पेस में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। दिस डिस्टर्बेंसेस हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। वेव क्या है, मीडियम में जो पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है उसी को आप वेव कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर साउंड वेव की आप बात करते हैं तो मीडियम का पार्टिकल कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फॉर्म करता है। आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो कहा कि मीडियम में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है वो वेव का प्रॉपर्टी रखता है, एंड कैन ट्रेवल इन स्पेस इवन विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। और ये जो है ये किसी मीडियम के विदाउट भी ट्रेवल कर सकता है। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहा, फिर से समझिए कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके चेंज होने से एक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है जो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है, और इसका प्रॉपर्टी वेव का प्रॉपर्टी है। तो आप कहेंगे यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे हुआ, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था। अब इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो डिफिनेशन सब आप याद रखेंगे। कहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स
in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors at right angles to each other as well as right angles to the direction of wave propagation. कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट करे तो साइनोसोइडल वेरिएशन हो तो आप कहेंगे कि ऐसे वेव को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करता है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है उसके भी परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे वेव को आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसोइडल वेरिएशन of electric and magnetic field vectors at right angles to each other as well as right angles to the direction of wave propagation. तो ये पूछता भी है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप एक फिगर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के टर्म में शो कीजिए। तो आप डेफिनेशन याद रखेंगे और मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रहा है, इसका स्पीड हम करें एक्स एक्सिस में है, और वाई एक्सिस में हम लोग लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस में क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये साइनोसोइडली वेरी कर रही है साइन वेव का फंक्शन के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है जेड क्या अलोंग वाई एक्सिस, और ये जेड मैग्नेटिक फील्ड किधर ट्रेवल कर रहा है तो आप करिए अलोंग जेड एक्सिस ऐसे, और फिर इससे जो वेव प्रोपोगेट होता है वो चलता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को यहाँ शो किए जो साइनोसोइडली चेंज कर रहा है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स देखिए ये जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर है ये, और दोनों के परपेंडिकुलर वेव ट्रेवल करता है। इस फिगर को याद जरूर रखना है। और फिर मैक्सवेल ने कहा कि मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑफ ट्रांसवर्स इन नेचर एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा है? ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें ट्रांसवर्स वेव आप कहते हैं जिसमें मैग्नेटिक ये मीडियम का पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करे। तो यहाँ पे हम लोग मीडियम विदाउट मीडियम भी ये ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पे हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। तो लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। और कहा कि लाइट जो है ये भी क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहीं से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैक्सवेल ने कैसे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी रीजन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर वैरी करे तो वहाँ से एक वेव प्रोड्यूस होगा, उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन साइनोसोइडल होगा, दैट इज जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल करता है। अब देखिए इसी में अगला एक टॉपिक है, इससे छोटा छोटा क्वेश्चन सब रहता है 1-2 नंबर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या आप कह सकते हैं सम मेन फीचर्स, या आप कह सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको याद रखना है। नंबर 1, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो चार्ज को ऑसिलेट करके। चार्ज जब ऑसिलेट आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैरी करेगा विथ टाइम। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ये वेव विदाउट मीडियम भी प्रोपगेट करता है, मीडियम में ट्रेवल करता है। तीसरा करें, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय C = 1/μ0 ε0। ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और ये है परमिटिविटी फ्री स्पेस का। तो आप देखिए इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो C = 1/μ0 का वैल्यू 1/ε0 का वैल्यू होगा 4π × 9 × 10⁻⁹, और μ0 का वैल्यू है 4π × 10⁻⁻7। 4π कैंसिल, ये हो गया 9 × 10⁻16, रूट हटाइए तो C = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है वैक्यूम में, और यही लाइट का भी स्पीड है। फिर आप देखिए नेक्स्ट कह रहा है, द स्पीड ऑफ EM वेव्स डिपेंड्स इंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम।
जो स्पीड है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दैट इज परमिटिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज परमिएबिलिटी। तो ये देखिए फ्री स्पेस में जब हम लोग लिए तो यहाँ पे कहें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जब किसी मीडियम में लेंगे तो हम कहेंगे म्यू उस मीडियम का और एप्सिलॉन उस मीडियम का, तो म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म हटा लेंगे, तो आप कहेंगे कि ये जो स्पीड है ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। फिर कह रहा है कि द साइनोसोइडल वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ई एंड बी ऑकर्स साइमल्टेनियसली। दैट इज आप कहेंगे कि दोनों का वेरिएशन एक साथ एक जैसा होता है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मैक्सिमम होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ वैरी करके जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। दैट इज दे अटेन देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। इसका जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक जगह पे एक टाइम में दोनों कॉन्साइड करेगा। और इस टर्म में भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, इसके रेशियो से भी हम लाइट के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to the direction of propagation of waves. Therefore, electromagnetic waves are transverse in nature. जो तो हम लोग समझ ही रहे हैं, पहले भी बात किया इसका। उसके बाद कहता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो टोटल एनर्जी है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी डेंसिटी है ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी डेंसिटी है ये है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो टोटल एनर्जी आप दोनों का सम करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिक इफेक्ट ऑफ एन EM वेव एंड इज कॉल्ड द लाइट वेक्टर। कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वही ऑप्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज सेंसेशन ऑफ विजन वही प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग इसको लाइट वेक्टर भी कहते हैं। फिर है अगला कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई चार्ज को कैरी नहीं करता है, चार्ज के ऑसिलेट होने से ये प्रोड्यूस होता है, और जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट होगा उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। लेकिन चूंकि यह चार्ज को कैरी नहीं करता है तो आप कहेंगे कि यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करता है। द EM वेव्स बीइंग अनचार्ज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और देखिए एक लास्ट नंबर है यहाँ पे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है इंटेंसिटी ऑफ EM वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इंटेंसिटी तो हम लोग पहले भी इसका यूज किए ही हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन या कभी कह देगा कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सके, इसको याद रखना है। और देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत टाइप के होते हैं, तो उनका जो ओरिजिन होता है या उसका जो यूज आप करते हैं अलग अलग जगह पे, उस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अलग अलग नाम देते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसको अगर हम लोग एक ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं तो इसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी रहता ही है कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका फ्रीक्वेंसी और सबका वेवलेंथ ये आपको याद रखना होगा, और फिर इसी में से आपको कुछ पूछ देगा कि इतना फ्रीक्वेंसी है तो कौन सा वेव है, और फिर उसके बाद हम लोग सारे वेव का कुछ जो अलग अलग यूज है उसको भी हम लोग याद रखते हैं। तो कुल मिला के ये याद करने वाला रटने वाला टॉपिक है, तो इसको आपको याद करना है। अब देखिए देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग एक जनरली इसमें बांटते हैं, 7 नाम देते हैं इसको अलग अलग। फिर इसका सब पार्ट सब भी है। तो आप कहेंगे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज,
विजिबल रेज, IR रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, है ना। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और सबका देखिए ये फ्रीक्वेंसी रेंज, हर्ज में, वेवलेंथ रेंज मीटर में। तो गामा रे का फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁻18, एक्स रे का 3 × 10⁻18 to 3 × 10⁻16, यूवी रेज का 3 × 10⁻16 से लेके 7.5 × 10⁻14, विजिबल रेज का 7.5 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14, IR रेज का 4 × 10⁻14 से 3 × 10⁻11, माइक्रोवेव्स का 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻9, रेडियो वेव्स का 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻4। ये फ्रीक्वेंसी रेंज, ये आपको याद रखना होगा। और फिर वेवलेंथ रेंज, गामा रे का 10⁻13 से 10⁻10, एक्स रेज का 10⁻10 से 10⁻8, यूवी रेज का 10⁻8 से 4 × 10⁻7, विजिबल रेज का 4 × 10⁻7 से 7.5 × 10⁻7, IR रेज का 7.5 × 10⁻7 से 10⁻3, माइक्रोवेव्स का 10⁻3 से 10⁻1 और रेडियो वेव्स का 10⁻1 से 10⁻4। तो इसको आपको याद रखना है। अगर आप कोई एक भी याद रख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमको मालूम है तो हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हम करें गामा रे का इतना से इतना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ निकाल लीजिए C/ν, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लीजिए और आप कहेंगे कि ये वेवलेंथ का रेंज है। तो ये याद करना होगा, है ना। और इसमें आप देखिए कि ये जो यूवी, विजिबल और IR रे है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। ये क्या है? सोलर स्पेक्ट्रम से मिलता है। तो आप पढ़ें कि यूवी रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन सन से मिलता है दैट इज़ IR रे। IR रे का देखो फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे ज़्यादा है। तो सन से हम लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा रे मिलता है? IR रे। विजिबल और अल्ट्रावायलेट देखिए इसका रेंज थोड़ा कम है। तो IR रे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद UV रेज है, उसके बाद विजिबल। देखिए 10⁻14, ये भी 10⁻14, इसका रेंज कम है फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह से हम लोगों को मिलता है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम लोग सन से वाइट लाइट हम लोगों को मिलता है, उसमें क्या है 7 कलर्स हैं, तो सबका फिर अलग अलग वेवलेंथ है। तो वायलेट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 420 नैनोमीटर, इंडिगो का 420 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर, ब्लू का 450 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, ग्रीन का 500 नैनोमीटर टू 570 नैनोमीटर, येलो का 570 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर, ऑरेंज का 600 नैनोमीटर टू 650 नैनोमीटर और रेड का 650 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो ये रेंज भी याद रखिए। ऐसे हम लोग जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वायलेट का सबसे कम है। तो ये इसका रेंज है। ये सब याद रखना है, सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी जितना भी वेव है सबका कुछ न कुछ हमारे लाइफ में यूज है। कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं? तो पहला गामा रेज। गामा रेज का न्यूक्लियर ओरिजिन है, आप जान रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस के ब्रेक करने से गामा रे मिलता है। तो इसका यूज क्या है? गामा रेज आर हाईली पेनेट्रेटिंग। गामा रे, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका पेनेट्रेशन पावर सबसे अधिक है और इसका एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है। तो दे कैन पेनेट्रेट थिक आयरन ब्लॉक्स, ड्यू टू दिस दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। गामा रे का यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने में और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने में इसका यूज करते हैं। दूसरा है इन मेडिकल साइंस गामा रेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कैंसर सेल्स को किल करने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है और ट्यूमर सब में भी इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में। दूसरा है एक्स रेज। एक्स रे तो आप सुने होंगे कभी और इसका यूज भी कभी न कभी आप देखे ही होंगे। तो आप कहता है कि एक्स रे ये कहाँ से मिलता है? तो इसका एटॉमिक ओरिजिन है।
जब हेवी एलिमेंट पे आप इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं तो वहाँ से फिर एक्सरे मिलता है। क्या यूज है? तो एक्सरे आर यूज, नंबर 1, एक्सरेज आर यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स। किसी का हड्डी टूट गया, एक्सरे आप निकालते हैं तो उससे हड्डी कहाँ क्रैक है, कैसा, ये पता चलता है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर एंड किडनी। स्टोन है या कोई फॉरेन मटेरियल हो आपके बॉडी के अंदर चला गया हो तो उसके प्रेजेंस को हम लोग उस डिटेक्ट करते हैं किसके हेल्प से? एक्सरे के हेल्प से। इन मटेरियल साइंस, नंबर 2, मटेरियल साइंस फिजिक्स का एक ब्रांच है। एक्सरेज आर यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक्सरे के हेल्प से मालूम करते हैं। आगे पढ़िएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होता है और उससे हम लोग उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। तीसरा है, इन इंजीनियरिंग इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द क्रैक्स एंड एयर बबल्स इन फाइनल मेटल प्रोडक्ट्स एंड ब्रिजेज। जो मेटल प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके अंदर कोई क्रैक रह गया, आपको ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा, एयर बबल है वो उसको कमज़ोर कर देगा। तो जब उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो फिर उसको एक्सरे से पास करके हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर कहीं क्रैक, एयर बबल, ये सब चीज़ ना हो। उसके बाद देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज हम लोगों को कहाँ से मिलता है? आप कहेंगे सन से, लेकिन अगर हम इसका यूज करना चाहें तो अल्ट्रा वायलेट रे आपको मिलता है, आप याद कीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है किसी एटम में हायर से लोअर, तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वहाँ से इमिट करता है। तो जैसे हाइड्रोजन एटम का हम लोग स्ट्रक्चर ये जब देखे थे स्पेक्ट्रम, तो उसमें आप देखे थे कि लाइमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट रे मिलता है। तो इसका यूज क्या है? तो पहला, इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। यह विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बट हार्मफुल फॉर स्किन एंड आई। ये स्किन और आई के लिए हार्मफुल भी है। इसीलिए आप कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन लेयर में आप आजकल सुनते होंगे कि उसमें होल हो गया है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ जाएगा, तरह तरह का बीमारी हो जाएगा स्किन और आई के लिए। लेकिन इसका कुछ हम लोग यूज भी करते हैं। तो आप देखिए, इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आप सबके घर में अभी वाटर प्यूरिफायर लगा रहता है तो उसमें आप कहते हैं कि इसमें क्या है? यूवी ट्रीटमेंट है। तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो वाटर के बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज किया जाता है। एंड टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साफ सफाई के लिए भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जर्म्स को किल करने के लिए किया जाता है। और तीसरा है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इनविजिबल राइटिंग, फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लैब्स। फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट है बहुत पुराना है, मिट गया है, उस सब को देखने के लिए आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज़ करते हैं, है ना। आप देखते होंगे जैसे बैंक सब में इसका यूज़ किया जाता है, नोट को नकली है कि असली है उसको चेक करने के लिए। तो ये सब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कुछ यूजेज हैं। उसके बाद है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट तो आप देख ही रहे हैं, सन से मिलता है, हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी से उसको जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसका यूज क्या है? तो ये सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है, इतना आपको पता है इसलिए इसको यहाँ मेंशन नहीं किए। अगला हम लोग देख रहे हैं इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज कहाँ से मिलता है? तो ये सन से मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से भी मिलता है किसी एटम में, और कोई भी हॉट बॉडी वो IR रे प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली IR रे जो है वो क्या है? तो हीट रेडिएशन है। तो IR रेज का क्या यूज है? IR रेज कीप आवर एटमॉस्फेयर वार्म टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। सन से जो IR रे मिलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखता है। अगर सन में IR रे नहीं हो तो आप कहेंगे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या इतना कोल्ड हो जाएगा कि यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। तो IR रे ही हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इन लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी एंड ऑल्सो इन फॉग एंड स्मॉग। लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी में IR कैमरा का यूज़ किया जाता है, फॉगी डे में, स्मोक है उसमें भी IR कैमरा के यूज़ से हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। आप देखते हैं कि जैसे आप सेटेलाइट से जो पिक्चर लिया जाता है, बहुत दूर से लिया जाता है, फिर भी आप देखते हैं कि जैसे आप गूगल मैप पे देखते हैं तो बहुत क्लियर स्पष्ट पिक्चर आता है, तो उसमें IR कैमरा का यूज़ किया जाता है। और एक और याद रखेंगे कि इट इज़ यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर ऑफ डिवाइसेस। जो आप अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं उसके रिमोट में IR रे का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद है रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इसको एक साथ रखे हैं। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स क्या है, कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्टिफिशियली इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो बाय ऑसिलेटिंग चार्ज को ऑसिलेट करके इन दोनों वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। यूज क्या है, तो रेडियो वेव्स आर यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। अब चाहे वो रेडियो कम्युनिकेशन हो, टेलीविज़न का हो, मोबाइल फ़ोन हो, है ना, फैक्स हो, इस सब में हम लोग रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार सिस्टम्स। रडार आप समझते हैं, सेना में यूज होता है उसका, बाउंड्री ये क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल सब पे रडार से हम लोग मालूम करते हैं जब कभी युद्ध का कंडीशन हो या ऐसे भी कि दुश्मन देश का कहाँ जहाज है क्या है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। और कहते हैं कि माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन ओवन। आपके घर में जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी हम लोग माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूजेज हैं। तो इस सेक्शन से एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कोई वेव कहेगा इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, वेवलेंथ कितना है, इसका रेंज, इसका यूज क्या है, नहीं कहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, तो ये सब चीज़ याद रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे पहले आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया था एक्सपेरिमेंटली हर्ज ने। किसने प्रोड्यूस किया था, हर्ज ने। लेकिन हर्ज ने जो वेव प्रोड्यूस किया था उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम था और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा था, यानी वह कम एनर्जी का वेव था, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके एयर में लॉस्ट हो गया। फिर बाद में जेसी बोस ने और एक उधर जर्मनी के साइंटिस्ट थे मार्कोनी, उन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया और फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको रिसीव भी किया गया। आप सुनते होंगे कि रेडियो का डिस्कवरर कौन है, तो मार्कोनी। लेकिन जेसी बोस ने भी उस वेव को प्रोड्यूस किया था, लेकिन हमारा बात रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक कन्वे नहीं हो पाया, तो मार्कोनी को इसका क्रेडिट मिला। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस आप करने लगे, उसको एक जगह से भेजने लगे, दूसरी जगह रिसीव होने लगा, तो इससे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में आया और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। तो इस चैप्टर में बात तो कुल मिला के इतना ही है। तो इससे छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन रहता है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछता है, कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो उसको ज़रा सा आप सुनिएगा। आप देखिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है। पहला, व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटिव टू ईच अदर एंड रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आंसर बताएंगे कि बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फिर देखिए क्वेश्चन आया है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम along z direction. What can you say about the direction of electric and magnetic field vector? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एक्स एक्सिस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वाई एक्सिस में होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज द लार्जेस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। आप कहेंगे गामा रेज। फिर कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग वेवलेंथ 10 to the power -12 मीटर। अब 10 to the power -12 मीटर, तो अगर उस टेबल को आप याद रखेंगे तो आप याद रखेंगे कि जो वेवलेंथ 10 to the power -10 से -13 तक गामा रे है, तो 10 to the power -12 मीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे गामा रे है। कहते हैं नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ 10 to the power -2 मीटर एंड मेंशन इट्स वन एप्लीकेशन। तो 10 to the power -2 मीटर किसका होता है, माइक्रोवेव्स का, और इसका यूज क्या है, तो आप कहेंगे रडार सिस्टम में। फिर आपको पूछता है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप जानते हैं कि ये यूवी रेज है। इस टाइप का क्वेश्चन सब है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव्स एंड यूवी रेडिएशन। तो आप कहेंगे कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी अलग होगा यूवी से, वेवलेंथ भी अलग होगा, लेकिन सबका स्पीड सेम है। तो कहता है व्हिच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, तो आप क्या कहेंगे, स्पीड, वेलोसिटी। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। क्या बताएंगे, एक्स रेज। ये जो भी क्वेश्चन अभी हम बोल रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स
थ्रू हेज एंड फॉग, आप कहेंगे IR रे। फिर कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज इन वैक्यूम, तो स्पीड सबका सेम है तो आप कहेंगे 1:1। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन सब पूछा जाता है इसके यूज से रिलेटेड। और फिर देखिए इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट देखें तो आप देखिए कि टॉपिक है और उसमें अलग अलग पार्ट टाइप का लगता है ना, जिसमें आप हम पहले देखें कंटिन्यूटी शो नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ID इक्वल टू I। तो क्वेश्चन भी उसी तरह से पार्ट वाइज ही पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा है वाई मैक्सवेल इंट्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट करंट इन एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बताएंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ में डिस्प्लेसमेंट करंट को क्यों ऐड किया गया, तो आप कहेंगे कि कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा था एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए, तो उसमें कंटिन्यूटी को शो करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, आप बता देंगे कि ओरिजिन क्या है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट में आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज होना है। फिर कहता है कि स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल, आप बता सकते हैं हम मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। फिर देखो एक क्वेश्चन आया है, ये अक्सर पूछा है कि ड्रॉ ए स्केच ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग along that direction, depict clearly the direction of electric and magnetic fields varying sinusoidally with Z। तो जो डायग्राम हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उस डायग्राम को बनाना है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट्स ऑफ, एक्सप्लेन ऑन व्हाट फैक्टर डज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड्स, तो आप कहेंगे ये क्या कंसिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसका वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो एप्सिलॉन और म्यू पे, मीडियम में, वैक्यूम में कहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। फिर ये क्वेश्चन पूछता है गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक आप कोई दो ठो बता दीजिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, तो C इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के ये सब कुछ क्वेश्चन है, इस सबको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसमें 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर का कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको आप याद कीजिए, तैयार कीजिए, है ना। और सबसे मेन है कि उसमें आपको एक चीज़ जो टेबल हम बताए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, थैंक यू।